नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के एक दमदार क्लास में। साथियों, हम आज आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्राविधिक सहायक 2019 में जो पेपर हुआ था मित्रों, उसी का पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, निम्न में कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? ऑप्शन ए है प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी है प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन सी है संपादक के नाम पत्र, ऑप्शन डी है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र साथियों ये अपने सगे संबंधियों को दिया जाता है, ये कार्यालयी पत्र नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो थोड़ा सा तो ये क्लियर कर दिया कि हिंदी भाषा में कहां से आया है, तो हिंदी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है फारसी। तो ये प्रति उपसर्ग साथियों ये संस्कृत का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? ये संस्कृत का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है मित्रों, सिंगार का तत्सम शब्द है, सिंगार का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है सिंगर, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है श्रृंगार, ऑप्शन डी है श्रृंगार। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ये तत्सम इसका ये बर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है साथियों। तो श्रृंगार सही सही ऐसे लिखा जाता है और ये श्रृंगार का तत्सम जो है श्रृंगार होगा। ठीक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मित्रों, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है? ऑप्शन ए है पश्तो, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है जापानी, ऑप्शन डी है अरबी। तो अखरोट किससे आया हुआ है साथियों? ये पश्तो से आया हुआ है। किस विदेशी भाषा से आया हुआ है? ये पश्तो से आया हुआ है। और जापानी एक क्या है? रिक्शा। रिक्शा जो है ये जापानी शब्द है। ठीक, बाकी ये सब तो आप लोग याद करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? पूर्वक शब्द जो है ये कौन सा संबंध बोधक है? ऑप्शन ए है सविभक्ति, ऑप्शन बी है निर्विभक्ति, ऑप्शन सी है मौलिक, ऑप्शन डी है यौगिक। तो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इसमें साथियों मौलिक संबंध बोधक है। कैसा संबंध बोधक है? मौलिक संबंध बोधक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा मछली का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है चपला, ऑप्शन बी है तोय निधि, ऑप्शन सी है अच्छी, ऑप्शन डी है झस। तो ये अच्छी जो है ये आंख का पर्यायवाची है मित्रों। किसका पर्यायवाची? आंख का है। इसका होता है नेत्र, और क्या होता है नयन, चक्षु, चक्षु, और क्या होता है दृग, और क्या होता है लोचन, लोचन। ठीक, और मछली का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? ये झस होता है, जलतोरी होता है, जलतोरी, जलतोरी। ठीक, तो इसमें मछली का पर्यायवाची कौन सा है? झस। ऑप्शन डी जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न है साथियों, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो शब्द जो सो किस में आता है साथियों? जो सो किस सर्वनाम में आता है? ये संबंध में आता है। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, और निजवाचक क्या होता है? जिसमें आप या स्वयं का प्रयोग हुआ रहे किसी वाक्य में, तो वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर ये खाली स्थान है के अनुसार होता है। क्रिया में रूपांतर किसके अनुसार होता है? कब? जब कर्मवाच्य की परिभाषा दे रहा है। ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है भाव, ऑप्शन डी है कर्म और भाव। तो ये कर्मवाच्य की परिभाषा है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया का रूपांतर जो होता है कर्म के अनुसार होता है, क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता रहती है। अगला है साथियों, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? इस वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? तो इसमें जो है
आप पढ़ेंगे उसने मुझसे कहा, तो यहाँ थोड़ा सा ठहरने का भाव आ रहा ना, तो ठहरने का भाव मतलब थोड़ा सा मतलब अल्प विराम, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये अल्प विराम रहेगा। और ये है साथियों योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक। और ये है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब इसमें भी होता है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है और ये एकल उद्धरण चिन्ह, ये भी उद्धरण चिन्ह है, लेकिन जब दो पाई रहे तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, और एक पाई रहे तो एकल उद्धरण चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है साथियों, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अपनी ही बड़ाई करते रहना, ऑप्शन बी है व्यर्थ की आशा पे, ये पे नहीं पर होगा, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, ऑप्शन सी है चैन से जिंदगी कटना, ऑप्शन डी है झूठी बातें उड़ाना। तो मल्हार अलापना का मतलब क्या होता है? चैन से जिंदगी कटना, जिंदगी चैन से कट रही, मल्हार अलापे एकदम मस्त, अपने राग में मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, क्या किस चीज की संज्ञा देंगे? ऑप्शन ए है उपयोग, ऑप्शन बी है अनुपयोग, ऑप्शन सी है प्रयोग, ऑप्शन डी है सदुपयोग। तो जब किसी वाक्य को किसी वस्तु को आप व्यवहार में लाएंगे तो उसे आप कहेंगे कि हम प्रयोग कर रहे हैं, आजकल इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इसको व्यवहार में लाए हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इसमें किसमें स्वर व्यंजन संधि संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन ए है आरोग्य, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है ऊर्जस्वी, ऑप्शन डी है औत्सुक्य। तो इसमें किसमें पूछा है स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो ये ऊर्जस्वी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है, कार्यालय आदेश जो होता है वो कहां से किससे प्रेषित किया जाता है? ऑप्शन ए है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, ऑप्शन बी है वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ऑप्शन सी है दोनों ओर से, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो कार्यालयीय आदेश जो होता है ये वरिष्ठ से कनिष्ठ को भेजा जाता है, मतलब बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की तरफ भेजा जाता है, ठीक। आज थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, थोड़ा समय का अभाव है, तो देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? इसमें कौन सा है जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए है पुलुत, ऑप्शन बी है हर्ष या रस, ऑप्शन सी है संयुक्त, ऑप्शन डी है द्वित। तो द्वित ये है, ये व्यंजन होता है साथियों, द्वित ये व्यंजन का वर्गीकरण है, द्वित व्यंजन। और ये जैसे आप लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली, तो इसमें जो ला है दो बार, यही इसमें द्वित है, तो यहां पर जो है कैसे है द्वित अदत्ता हुआ, ठीक, ये द्वित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये तीनों जो हैं ये स्वर का वर्गीकरण है, ये व्यंजन जो है ये द्वित जो है ये व्यंजन का वर्गीकरण है, ठीक, द्वित व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? निह प्लस कपट, तो इससे मिलकर बनेगा क्या? ये निष्कपट बनेगा, निष्कपट, ठीक। तो ये विसर्ग संधि का भेद है साथियों। किस संधि का भेद है? ये विसर्ग संधि का भेद है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं, जिसमें पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, मतलब पहला पद गौण हो और उत्तर मतलब बाद का पद प्रधान हो, तो उसे कौन सा समास उसमें होता है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो इसको एलिमिनेशन से चलिए करते हैं। द्वंद्व समास में तो योजक चिन्ह आता है, जैसे राम सीता माता पिता, तो इसमें दोनों प्रधान होते हैं, इसमें प्रथम और द्वितीय प्रथम और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में होता है जो, इसमें जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, ठीक। और इसमें जो है दोनों प्रधान होते हैं,
दोनों प्रधान होते हैं, किसमें? द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। एक हिसाब से ये इसका उल्टा है, ठीक। ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि इसका विपरीत कौन सा है। और सी जो है द्विगु समास, तो इसमें गिनती आती है, संख्या आता है। इसको आप ऐसे याद रखिए, गिनती वाला समास या संख्या वाला समास, ठीक। तो बच कौन सा गया? ये तत्पुरुष समास जो है साथियों, इसमें पूर्व पद गौण होता है और बाद वाला पद जो उत्तर पद होता है ये जो प्रधान होता है, ठीक। प्रधान का मतलब उसकी भूमिका होती है, ठीक। अगला प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर बनते हैं वो वे कौन से प्रत्यय होते हैं? ऑप्शन ए है तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी है कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन सी है संस्कृत प्रत्यय, ऑप्शन डी है अनीय प्रत्यय। तो जो संज्ञा सर्वनाम आदि से जुड़कर बनते हैं साथियों उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये कृदंत प्रत्यय जो होता है साथियों ये कर्ता से जुड़ता है या धातु से मिलकर बना होता है, तो ये होता है कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा है? यानी कि यह तत्सम दिया गया है, इसका हिंदी भाषा का शुद्ध देसी भाषा का शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गांठ, ऑप्शन बी है गांठ, ऑप्शन सी है गट्टी, ऑप्शन डी है गुत्थी। तो गांठ जो है ग्रंथि का तद्भव क्या होता है? गांठ होता है। अगला प्रश्न है साथियों, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं या उनसे मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी है अविकारी सर्वनाम, ऑप्शन सी है संयुक्त सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंध सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मिलकर बने होते हैं साथियों उसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त सर्वनाम। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर, ये कर्ता ऐसे है, ठीक। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जब कर्ता को छोड़कर कर्म पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता कोई काम दूसरे से करवाता है तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि दूसरे से प्रेरित करवाता है कि भैया ये काम कर दो, ठीक। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक। और द्विकर्मक क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है जब एक काम खत्म कर कोई दूसरा काम शुरू कर दे, जैसे वह नहाकर सो गया। तो द्विकर्मक की खास पहचान क्या होती है? इसमें नहाकर खाकर ऐसे आता है, तो मतलब एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो वही द्विकर्मक होती है, ठीक। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? ये शब्द जो है हटो ये कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? ऑप्शन ए है संबोधन, ऑप्शन बी है चेतावनी, ऑप्शन सी है धिक्कार, ऑप्शन डी है विस्मय। तो मनोभाव के अनुसार अगर आप किसी से कह दें कि हटो नहीं तो चोट लग जाएगी, तो ये कैसा है? ये चेतावनी बोधक है। कैसा है साथियों? ये चेतावनी बोधक है। और संबोधन क्या होता है? संबोधन में जब आप किसी को बुलाते हैं हे अरे हे राम इधर आओ, तो ये संबोधन होता है और संबोधन का चिन्ह जो होता है यह होता है। और ये विस्मयादि बोधक जितने हैं उस सभी में यही चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक। और धिक्कार का क्या होता है? छी छी, छी छी जब कोई बात हो जाती है, जैसे छी और छी दो बार कह देंगे छी छी, तो ये हो जाएगा धिक्कार बोधक। छी छी इतना गंदा आदमी, तो ये कैसा वाक्य होगा? कैसा विस्मयादि बोधक? ये धिक्कार बोधक होगा। और विस्मय क्या होता है? जब कोई चीज सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएं, वही विस्मय होता है। अगला है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में भर कौन सा अव्यय है? तुम दिन भर घूमते रहते हो, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी है संबंध बोधक, ऑप्शन सी है निपात बोधक, ऑप्शन डी है संयोजक। तो तुम दिन भर घूमते रहते हो, ये भर क्या होता है? ये निपात होता है साथियों। जब कोई वाक्य लिखा जाए या बोला जाए, जैसे कि सीता ही इसे उठाकर रखेगी, तो जब किसी बात पे जोर पड़े कहने पे तो वहीं पर निपात होता है। तो इसमें जैसे अगर कहा जाए वो दिन
दिन भर घूमता है, तो भर जो है इसमें जोर दे रहा है ना वाक्य पे कि ये दिन भर घूमता है, तो यहाँ पर क्या होता है, निपात होता है। अगला प्रश्न है साथियों, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है वितृष्णा, ऑप्शन बी है वितृष्णा, ऑप्शन सी है तृप्ति, ऑप्शन डी है लोभ। तो तृष्णा का विपरीतार्थक क्या होता है? ये वितृष्णा होता है साथियों। क्या होता है? वितृष्णा होता है। अगला प्रश्न है, जहां प्रलय का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना होता है, वहीं विलाप से आशय है। तो यहाँ विलाप से पूछा गया, विलाप का अर्थ पूछा गया है। जब कोई विलाप करता है तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है रो रो कर अपना दुख कहते जाना, ऑप्शन बी है आवाज के साथ रोना, ऑप्शन सी है जोर जोर से रोना, ऑप्शन डी है हाथ पटक पटक कर रोना। तो जब कोई विलाप करता है तो वो जोर जोर से रो रो कर अपना दुखड़ा कहता है कि हाय राम, वो चले गए, उनसे हमसे ये बोले थे, नहीं कर पाए। मतलब जब जैसे देखेंगे, जब कोई अपना करीबी या कोई भी आदमी किसी की डेथ हो जाए तो आदमी ऐसे गा गा के नहीं कहेंगे उसको, रो रो के जो है अपनी बातें कह कह के बहुत रोता है, विलाप करता है, तो वही विलाप है। ठीक, रो रो कर अपना दुख कहते जाना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? इसमें कौन सा शब्द संबंधवाची है? ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है देवी, ऑप्शन सी है दैवीय, ऑप्शन डी है देवता। तो इसमें संबंधवाची का मतलब क्या है? कौन सा है इसमें? देवीय जो है। अच्छा, दैवीय का मतलब क्या? देवी से होकर, देवी से मिलकर बना है ये दैवीय, तो ये संबंधवाचक है। देव से दैवीय बनता है, तो ये दैवीय जो है संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, मेरे हाथ में लेखनी है। मेरे हाथ में भी लेखनी है। देखिए, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो मैं पर किसमें आता है? ये अधिकरण में आता है। किसमें आता है साथियों? मैं पर अधिकरण में आता है। और कर्ता ने कर्म को, इसमें को आता है। और जो है अपादान अलग होने के भाव में आता है। कोई चीज जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक, अलग होने के भाव में, या छत से बिल्ली कूदी। अगला है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई काम कर रहे हो उससे पता चले कि ये कब हुआ। क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान का मतलब टाइम, समय। तो समय आ गया, समय का मतलब क्या होता है? काल होता है। ठीक, क्या होता है? काल होता है। काल का मतलब ही समय होता है। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पदक्रम, ऑप्शन बी है अन्वय, ऑप्शन सी है उद्देश्य, ऑप्शन डी है विधेय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्वय कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? ये पूरा परिभाषा ही पूछ लिया पेपर में, देख लीजिए। आपको परिभाषा भी याद होना चाहिए पत्रों की। ठीक, पत्र जरूर पूछे जाते हैं, एक न एक तो पूछे ही जाते हैं, अगर सिलेबस में है तो किसी परीक्षा में। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी है शासनादेश, ऑप्शन सी है अधिसूचना, ऑप्शन डी है कार्यालय स्मृति पत्र। तो जिस पत्र में राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण ये सब होता है, ये होता है अधिसूचना होता है। कौन सा पत्र होता है? अधिसूचना होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए है उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी है पार्श्विक, ऑप्शन सी है सघोष, ऑप्शन डी है ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं स और खष्टकोण वाला खा और सलजम वाला सा और हा। ठीक, हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य वर्ण। ठीक, और साथियों ये उत्क्षिप्त जो होते हैं, उत्क्षिप्त जो ये होते हैं ढा, इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। एक होता है ढा, ये ढक्कन वाला होता है, और एक में जब बिंदी लग जाती है तो अढ़ा होता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इसको। और पार्श्विक जो है ये ला को कहा जाता है, ला को
पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है साथियों। तो प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? ये सघोष जो है ये प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन तो है लेकिन उसका वर्गीकरण प्रयत्न और आधार के आधार पर पूछा है ना, तो उस पे नहीं है उस हिसाब से। तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। अभी इस पेपर से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 15-20, तो उसको हम कल लेकर आएंगे। तो आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल इसी पेपर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।